डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति और कांग्रेस के आपसी संबंधों के बारे में। राष्ट्रपति जो अमेरिकी कार्यपालिका का प्रधान है और कांग्रेस जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, इन दोनों के संबंध किस तरह के हैं और दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संबंध उस रूप में नहीं होता है जैसा संस्थात्मक शासन व्यवस्था में होता है। किंतु कोई भी शासन व्यवस्था हो, हम वहाँ पे पूर्ण तरह से शक्ति पृथक्करण को लागू नहीं कर सकते। अमेरिकी शासन व्यवस्था में संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया है, परंतु उसको वो पूर्ण रूप में नहीं अपना पाए हैं, क्योंकि किसी भी देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी न किसी रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को थोड़ा बहुत जुड़ना पड़ता है। जहाँ तक कार्यों का संबंध है, कानून निर्माण और प्रशासन का कार्य अपनी प्रकृति से ही एक दूसरे पर निर्भर है और अमेरिकी संविधान निर्माता भी इस तथ्य से परिचित थे। इसके अतिरिक्त सरकार के किसी अंग विशेष को अपने सीमित क्षेत्र में निरंकुशता की प्रवृत्ति को ग्रहण करने से रोकने के लिए उनके द्वारा शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस बहुत कुछ सीमा तक एक दूसरे पर निर्भर है। इसी के बारे में फाइनर नामक विचारक लिखते हैं कि राष्ट्रपति और कांग्रेस की शक्तियाँ एक बैंक नोट के दो भागों की भांति है, जिसमें प्रत्येक दूसरे के बिना व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे के बिना अधूरी और व्यर्थ है। जब तक दोनों एक दूसरे से मिलकर कार्य नहीं करेंगे, उनकी शक्तियाँ किसी काम की नहीं है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। संविधान के अनुसार व्यवस्थापन कांग्रेस का अधिकार है। व्यवस्थापिका संबंधी कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान का कार्य करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भांति व्यवस्थापिका में स्वयं उपस्थित होकर विधेयक प्रस्तावित करने और विधि निर्माण के कार्य में व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य नहीं करता, लेकिन अनेक प्रकार से वह कांग्रेस के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। जिसमें सबसे पहला हम देखें तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजे। इन संदेशों में वह देश की स्थिति के बारे में कांग्रेस को सुझाव दे सकता है। विद्यमान परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए या देश के सामने प्रस्तुत समस्याओं का हल करने के लिए किस तरह का व्यवस्थापन किया जाना आवश्यक है, इस संबंध में सुझाव दे सकता है। और संवैधानिक इतिहास से ये स्पष्ट होता है कि इन संदेशों का प्राय सम्मान किया जाता है और कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्यक्रम का श्री गणेश भी राष्ट्रपति के संदेश के साथ ही होता है। दूसरा तरीका जिससे वो कांग्रेस को प्रभावित करता है, राष्ट्रपति समझे कि कांग्रेस के द्वारा अनुचित प्रकार के कानूनों का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, तो राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को यद्यपि पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, वरन मर्यादित निषेधाधिकार ही प्राप्त है, परंतु ये देखा गया है कि एक बार जिस विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग हो जाता है, वह विधेयक सामान्यतया वो समाप्त ही समझा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है कार्यपालिका आदेश। कार्यपालिका आदेश जारी करने के माध्यम से राष्ट्रपति कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है और कार्यपालिका आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति सकारात्मक रूप से कानून निर्माण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुलाने की शक्ति इसके पास होती है।
प्रशासनिक अनुभव होता है, समर्थक लॉबी होती है, कृपा की शक्तियाँ, कांग्रेस सदस्यों के साथ संपर्क, इन सब के अतिरिक्त अमेरिकी जनता से सीधे अपील करके विधि निर्माण के कार्य को प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्थापन के क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यों पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस और राष्ट्रपति के संबंधों में किस तरह से कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को प्रभावित करती है।